में जानकारी करेंगे। ये हमको हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था कि सर आप जो भी मुख्य वर्ण हैं तबले के बजते हैं तबले पर, उन वर्णों को बताइए, उसके विषय में एक वीडियो बना दीजिए। और वैसे भी ये मुख्य चीज़ है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हम हिंदी पढ़ने स्कूल में गए और छोटा बड़ा या क ख ग घ बिना पढ़े ही हम लिखना कैसे जान पाएंगे? कभी भी हम लिख नहीं पाएंगे और पढ़ भी नहीं पाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। उसी प्रकार से तबले में अगर इन वर्णों की, हम ये क ख ग घ हैं तबले के, अगर इन वर्णों की जानकारी नहीं लेंगे तो आगे हम सुन के भी पता हमको नहीं चलेगा क्या बज रहा है, और बजा दें तो फिर दूर की बात रही। अगर क ख ग घ लिखना ही नहीं आता, पढ़ना ही नहीं आता तो हम लिखेंगे कैसे, और ये वर्ण नहीं आते तो हम तबले में बजाएंगे कैसे? तो ये बहुत मुख्य चीज़ है, यही बजती है। और धीरे धीरे इनको प्रैक्टिस करते करते आगे ऐसा हो जाता है जैसे अभी हम लोग बात करते हैं तो हमको बिना सोचे लगता है कि हम बात को दूसरों से कर रहे हैं और तुरंत हम उत्तर दे देते हैं। उसी प्रकार से तबले के इन वर्णों को प्रैक्टिस कर करके ये हमारे जैसे हम बात करते हैं उसी तरीके से ये सेट हो जाते हैं कि जैसे ही लय आएगी, जैसा आएगा वैसे ही हम उसमें बोल बजाने लगते हैं। तो ये हमको ध्यान देना है। तबले में बजने वाले 10 वर्ण, मुख्य वर्ण हैं 10, कई किताबों में भी हैं और यहाँ पर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मेन वर्ण है ध, दूसरा नंबर ग, तीसरा द, चौथा त, पांचवा र, छठा क, सातवां ट, आठवां न, नौवां घ और 10वां ड़। ये मुख्य 10 हैं। वैसे देखा जाए तो 7 मुख्य होते हैं और बाकी 3 उनके अनुयायी होते हैं। तो कौन कौन से मुख्य हैं और कौन कौन से अनुयायी हैं ये देख लेते हैं। मगर माने 10 ही गए हैं, तबले में 10 वर्णों का ही बजाना है। और पुराने जो भी हमारे गुरुजी लोग हैं वो लोग यही बताते हैं कि तबले में 10 वर्ण, और हमने भी यही पढ़ा तबले में 10 वर्ण हैं। लेकिन कुछ अनुयायी वर्ण होते हैं उसके, जैसे ध, ग, द, त, र, क, ट, ये 7 तो मेन वर्ण हो गए। अब इनमें अनुयायी क्या है? त का अनुयायी न है, जिधर त बजता है वैसे ही न भी बजता है। ट का अनुयायी ड है, जैसे त थ द ध न, आप समझ लीजिए त की लाइन में ये न आता है। ट ठ ड ढ क ख ग घ, तो ये अनुयायी वर्ण है। समझ लीजिए त का न है, ट का ड़ है और ग का घ है। तो इस प्रकार से ये मुख्य 10 वर्ण हैं, 3 इसके अनुयायी वर्ण हैं, कुल मिला के 10 हुए। अब आगे हम देखते हैं जो हमारे दाहिने हाथ पर तबले पर बजते हैं वर्ण। तो वो वर्ण हमारे कौन कौन से हैं देख लेंगे हम। ता या ना, एक ही बात है। तिन या ती, दिन, तुन, ते, र और 7वां ट। तो ये वर्ण हमारे दाहिने पर बजते हैं। बाएं पर जो हमारे बजने वाले वर्ण हैं वो हैं ग या घ। ग वर्ण है, घ अनुयायी है। ग या घ, और दूसरा वर्ण है क। क का जो कि का, की, कत, ये सब बोल बन जाते हैं क वर्ण के। अब हमारे दोनों हाथों से बजने वाले जो वर्ण हैं उनको हम कहते हैं संयुक्त वर्ण। वो हैं हमारे धा, धिन और धी। तो इतना ही प्रकार है सब वर्णों का। अब एक बात और होती है आगे, खुले बोल और बंद बोल। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? खुले बोल यानी जिन बोलों में आंस होती है वो खुले बोल रहते हैं, या जिन बोलों में गूंज रहती है वो खुले बोल रहते हैं। और जो बंद बोल, जिन बोलों में गूंज नहीं रहती है, जैसे तीरा, कीटा, इसमें कोई गूंज नहीं, तो ये बंद बोलों में आता है। और खुले बोलों में जैसे तुन, गदी, दी, इस प्रकार से धा, जिसमें गूंज रहेगी वो बोल जो है खुले बोल रहेंगे, और जिनमें गूंज नहीं होगी वो बोल बंद बोल रहेंगे। तो आइए, बस इतना ही था आज का। ये 10 वर्णों को आप लोग जानकारी रखिए। अब जैसे ध वर्ण है तो ध का धी भी बन जाता है, धा भी बन जाता है। ग वर्ण है, ग का गे भी बन जाता है, घी भी बन जाता है। द का दिन बन जाता है। तो ये सब चीजें हमको आगे आगे हम सीखते जाएंगे। तो लेकिन वर्ण यही है, मात्राएं लग के इन्हीं वर्णों में आगे बोल बनते हैं। तो आइए आगे हम इन वर्णों को निकालना भी सीख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे इन बोलों का निकास है तबले में। आइए अब हम जो हमने अभी वर्ण सीखे उन वर्णों का हम निकास जान लेते हैं कि ये वर्ण हमारे कहाँ कहाँ पर निकलेंगे तबले में।
किस किस जगह इनका निकास है। तो जैसे ध वर्ण है, ध का वर्ण बनता धा, तो धा हमारा हमको ध्यान करना है। या पहले हम देखते हैं जो दाहिने में हमारे वर्ण निकल रहे उनको हम देख लेते हैं, फिर हम संयुक्त वर्णों को देखेंगे। तो पहले हमारा वर्ण निकल रहा है ता, तो चांट पर हमको आघात करना है। अनामिका उंगली को थोड़ा सा स्याही पर रखना है। हाथ को हमें इस प्रकार से अंदर की तरफ नहीं रखना है, क्योंकि फिर चांट पहुंचती नहीं है हाथ पर। हाथ को हमको इस प्रकार से, कोहनी हमारी बाहर होनी चाहिए, कोहनी हमारी बाहर होनी चाहिए, और हाथ ऐसे जब हमको देखना है आगे मिला लेना है, और हाथ को हम पीछे करें, बस यहीं पर हमारा सीधे धा निकल जाता है। इस प्रकार से कलाई नहीं मुड़ेगी, ये चीज हमें ध्यान देना है। इस प्रकार से हमें बाहर की तरफ हाथ रखना है, ये वाला भी। तो ता जब हम मारेंगे तो अनामिका उंगली को स्याही पर थोड़ा सा पकड़ करेंगे, पीछे हमें हाथ रखना नहीं है गजरे पर कहीं भी, सिर्फ उंगली पर ही हमारा स्टैंड होगा हाथ पूरा। मध्यमा उंगली जो है ये वाली, इस मध्यमा को हम ऊपर करेंगे और ऊपर से हम चांट पर आघात करेंगे, तो ये हमारा वर्ण निकलेगा ता या ना। उसी प्रकार से हम अगला वर्ण, ये मैं बता रहा हूं आपको दाहिने में जो वर्ण निकल रहे हैं, आप लोगों को इस जो मैंने आपको वर्ण बताया इसकी नोटेशन जरूर बनाएं। नोटेशन बनाकर डायरी में लिखकर उसके बाद सामने रखकर तब जाके वीडियो में आप सीखा कीजिए, तभी जाकर ये चीज़ आएगी। सिर्फ वीडियो देख के और स्किप करके आगे बढ़ने से कुछ आता नहीं है। आप यूट्यूब में वीडियो देखते रह जाएंगे और ता ना धा कुछ भी नहीं निकलेगा हाथ से। ये चीज़ हमें ध्यान करनी है, रियाज करना है बोलों का, और नोटेशन बनानी है, और मात्राओं को सेट करना है ताली खाली पर, तभी जाके ये चीज़ें हमसे बजेंगी और साफ शुद्ध हमारे हाथ से निकास होगा बोलों का। तो ये देखिए ता बताया मैंने आपको। उसके बाद है बोल तिन। ता हमेशा चांट पर बजेगा, आ की मात्रा जो लग गया ना या ता। उसके बाद हमारा दूसरा, उसके बाद तिन वर्ण आता है तिन, तो तिन। तो अब हम दाहिने के दूसरे नंबर के वर्ण पर आते हैं जो कि है तिन या ती। तो इसको हम देखेंगे ये कैसे निकलेगा। तिन या ती हमारा लौ पर निकास होता है। चांट पर मारते समय हमको ध्यान रखना है हाथ पीछे की तरफ हमको चांट की तरफ लाना है, और जब हम लौ निकालेंगे तो यहां से भी हमारी कलाई थोड़ी सी इधर आ जाएगी और ऊपर की तरफ हमको मारना है इसको। उंगली इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए, सीधी उंगली रहेगी लेकिन ऊपर की तरफ पोला आघात करना है, पोला लगना चाहिए। चांट कस के लगती है और लौ हमेशा पोला बजता है, ये ध्यान रखना है हमको ऊपर की तरफ। फिर से देखिएगा, चांट में हमने हाथ को ऐसे किया और चांट बजाई। जब हमको लौ बजाना है तो हमने हाथ थोड़ा सा इधर घुमा लिया, और इस जगह स्याही और चांट के बीच में जो जगह बनती है, लौ बोलते हैं इसको, सुर भी बोलते हैं कई लोग, तो इस जगह हमको ऊपर की तरफ मारना है। तो ये बोल बने हमारे ता या ना और तिन। इसके बाद बोल है हमारा अगला दिन। दाहिने के वर्ण में तीसरे नंबर का बोल है दिन। तो दिन हमारा बजता है, हमको इस प्रकार से करना है, हाथ को जोड़, उंगलियों को जोड़ लेना है सबों को, और इस प्रकार से निकाल के और मार के स्याही के पास, और हमको सीधे उठा लेना है। हाथ दबा के नहीं मारना है, पोला मारना है हाथ ढीला, और ऊपर उठा लेना है। तो ये हमारा वर्ण निकलेगा दिन। दिन दिन, इस तरीके से हम दिन निकालते हैं। अब हमारा चौथे नंबर का दाहिने का वर्ण है तू। तो हम तू को, दिन तो हमारा पूरे हाथ से बजा, तू बजाने के लिए हम सिर्फ एक उंगली को और सबों को हम बाहर कर लेंगे इस तरीके से, और ये जो लौ है यहाँ पर, लौ से थोड़ा ऊपर स्याही पर बाहर की तरफ हम मारेंगे इस प्रकार से। तुन, ये तुन निकलेगा, ये दिन निकलेगा। फिर से देख लीजिए, तुन को हाथ ऊपर उठाया, इस उंगली से लौ के बगल में स्याही पर थोड़ा सा मारकर ऊपर उठा लेना है हाथ को, तो ये हमारा तुन वर्ण का निकास होता है। अब आगे देखेंगे हम ते। ते वर्ण जो है, तिरक ईट का जो ते होता है ती,
वही वर्ण है ये। और भाषाओं के आधार पर ये वर्ण किसी जगह तीरकीटे बोलते हैं, किसी जगह तेरकेटे बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमको समझना पड़ता है। बाकी बोल वही है, ते और ती बोल एक ही रहता है। तो देखिए बताता हूं मैं आपको, ते किस प्रकार से बजाना है हमको। स्याही के बीच पर और तीनों उंगली मिलाकर इस प्रकार से हमको ते वर्ण का निकास करना है, ते। और दब जाएगा अंदर की तरफ, ढीला नहीं मारना है, इस तरीके से नहीं करना, अंदर की तरफ दबा के मारना, ते। छठवां वर्ण है हमारा दाहिने का र, जो कि हमारा तर्जनी उंगली पर निकलता है। जैसे हमने ते मारा और र हमारा इस प्रकार से निकलेगा। तर्जनी उंगली से स्याही के बीच में आघात करना। ध्यान रखना है, ये स्याही जब भी हम बजाते हैं तो हमारा हाथ स्याही पर लगने की बजाय पीछे लगता है। इस प्रकार से हम मार देते हैं उसको। तो ये जब गजरे पे लगता है तो गजरे से तो कोई साउंड आता नहीं है, और जहाँ पे लगना है वहाँ नहीं लगता, तो साउंड जो है अच्छे से निकल के आ नहीं पाता है, शुद्ध नहीं होता। और जितना आप उसमें वेट लगा रहे हैं उतने वजन से वो बचता नहीं है। तो हमको ध्यान देना है, पीछे का हाथ हमको बचाना है, ऊपर रखना है, टच नहीं होना चाहिए पीछे। और स्याही के बीच में र, छठवां वर्ण है ये दाहिने का र, इस प्रकार से दबा के हमको बीच में मारना है। उसके बाद सातवां वर्ण है हमारा ट। ट भी हमारा ते की तरह ही निकलता है, ट। तीनों उंगलियों को मिलाना है और ट। ध्यान रहे पीछे हाथ नहीं लगना चाहिए, यही हमको विशेष ध्यान करना है स्याही को बजाते समय। तो ये हमारा वर्ण है ट। फिर से मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं, ता या ना, तिन या ती, दिन, तुन, ते, र और ट। तो ये हमारे दाहिने के वर्ण थे। अब हमारे जो बाएं में वर्ण निकलते हैं वो देख लीजिए। ग या घ, तो हमारा घ या ग, इसमें हमें क्या करना है, इस प्रकार से हमें हाथ रखना है और स्याही से थोड़ा सा हमारा पीछे रहेगा हाथ। ऐसा हमको हाथ रखना है कि जब भी हम हाथ को ऐसे करें तो हमारे हाथ से स्याही थोड़ी सी दब जानी चाहिए, और जब हम ढीला छोड़ें हाथ तो हमारा स्याही से ऊपर हाथ हो जाना चाहिए। ये हमको ध्यान देना है। तो हमारा गे वर्ण का निकास है, क्योंकि हमें जब दाब के बजाना है, दाब गांस दो चीज होती है बाएं में, तो जब भी हम दाब लेते हैं तो थोड़ा सा स्याही पर रहते हैं ताकि हमारा स्वर चढ़ा हुआ सुनाई दे बाएं में। और जब हमें नीचे के स्वर में बजाना हो बायां तो हम इसको ढीला कर देते हैं, स्याही को छोड़ देते हैं यहाँ से। तो बाएं का वर्ण जो था, पहला वर्ण था ग या घ, घ और ग। ग इससे बजाना है और घ भी इसी का अनुयायी वर्ण है। ग और घ एक ही बात होती है। तो हमारा जब हम इस साइड से बजाते हैं तो मध्यमा और अनामिका उंगली, ये दो उंगली आघात करती हैं, और आघात करते समय हमें ध्यान देना है स्याही से आगे की तरफ हमको जो स्किन है, लेदर है, इस पर मारना है। और मारने के बाद हमें घुमाते हुए उसको अंदर कर लेना है, और बाएं को यहाँ से भी हमको ढीला कर देना है। जब हम चोट इस पर मारेंगे तो ये दबाव में रहेगा, और जब ये अंदर आता जाएगा तो ये हमारा हाथ यहाँ से भी ढीला हो जाएगा। देखिए ये मारा और यहाँ पे ढीला, ताकि गूंज बनी रहे बाएं की। ये देखिए, तो इस प्रकार से हमको मारते समय दाब रखना है, और जैसे ही लग के हमारा उंगलियां अंदर आएंगी तो हमारा हाथ भी यहाँ से ढीला हो जाएगा, तभी बेस आएगा। अगर आप दबा के रख देंगे तो कोई बेस नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना। तो ग और घ हमारा इस पर भी निकलता है और इस पर भी, बोल के अनुसार ग और घ का निकास दोनों जगह पर है। दूसरा वर्ण है हमारा बाएं का क। की, क, कत, क हमारा बाएं पर निकलता है इस प्रकार से, क। आगे मैं आपको बताने वाला हूं संयुक्त वर्ण, यानी जो दोनों हाथों से बजते हैं। तो हमको देखना है दोनों हाथ पे क्या बजेगा। दोनों हाथ पे जो बजता है, सबसे पहला वर्ण मेन वर्ण है धा, वर्ण है धा। तो धा में हमको जो दाहिने में हमारा ता बज रहा था चांट पर, उसके साथ घे को निकालना है, तो ये हमारा धा बन जाएगा। धा, 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 इस प्रकार से नहीं धा आना चाहिए, उसमें बेस ही नहीं है, ऐसा कोई धा नहीं होता है। दबा हुआ धा नहीं बजाना है, जगह होगी वहां पे बताया जाएगा आपको, यहाँ पे दाब के बजाना है। बाकी धा जो वर्ण है
वो आ की मात्रा के साथ है तो धा, इस प्रकार से सुनाई देना चाहिए। अगला हमारा संयुक्त वर्ण है धिन, जो कि लौ पे हम बजा रहे थे तिन, उसके साथ हमको घे का निकास करना है, दोनों को संग में। ये भी वही गूंज के साथ है। इसको जब आप मुंह से बोलिए आपको पता चल जाएगा। धा जब आप बोलेंगे तो आपकी छाती से आवाज आएगी, बेस निकलेगा गले से। इस चीज को आपको ध्यान देना है। धा, धिन। लेकिन आप ती बोलेंगे तो आपके बेस नहीं आएगा। ती में ट्रेबल है, ती ती कोई बेस नहीं होता। धा तो वो बेस के साथ है, उसमें बेस अच्छा बजेगा, गूंजना चाहिए। जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा तबले से ही बजना चाहिए। तो धा, और जैसा हमने तीन बजाया था उसके साथ हम बाएं के घे को यूज करेंगे तो धिन बजेगा। अब आगे हमारा वर्ण है धी, जो कि धीटा वर्ण बजता है, धीटा उसी प्रकार से है धी। तो बोल हुए ये मैंने आपको बताया, दाहिने के ता और ना, तिन या ती, दुन, दिन, सॉरी, दिन, तुन, ते, र और ट। बाएं के वर्ण ग, घ या गे, घे, गी, घी, कुछ भी समझ लीजिए, मात्राएं लग जाती हैं, वर्ण यही हैं। और दूसरा वर्ण है बाएं का क। संयुक्त वर्ण है आपके धा और धिन और। अब हमको ये याद रखना है कि खुले बोल कौन से हैं और बंद बोल कौन से हैं। तो हमारे खुले बोल कौन से बनेंगे, जैसे धा, धिन, जिनमें आस आ रही है, गूंज बन रही है, दिन, तुन, घे, इनमें सब में आस है, तो ये हमारे खुले हो गए। अब बंद वर्ण कौन से हैं, तो क, इसमें कोई हमारी गूंज नहीं है, बंद है ये। ती, र या ट, ये वर्ण हमारे बंद वर्ण है। तो इस चीज को हमको ध्यान देना है। तो आज का हमारा जो भी विषय आज हमने लिया था, तबले में बजने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो ये वर्ण मैंने निकासी आपको बताई। और आगे आगे मैं आपको एक चीज इसमें और जोड़ के बताऊंगा अगली वीडियो में, कि कौन कौन से वर्ण जैसे जोड़े में बजते हैं, जैसे धीना, गीना, धाती या धाती, धागे या घिड़, नग या दीन, तग। इस प्रकार से बहुत सारे बोल हैं जो धीटे, धीटे, इस प्रकार से बहुत सारे बोल बनते हैं। घे, घे, जो कि तबले में जोड़े के साथ बजते हैं। वो कभी भी जाके तीना ऐसे नहीं खत्म होता, हमेशा जाके तीना, कीना या तुन्ना, धिन्ना, बहुत सारे बोल हैं जो जोड़े में बजते हैं। वो बोल भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि जो भी सीखना चाहें उन तक हमारी ये सेवा और प्रयास पहुंच सके। आगे आगे वीडियो में मैं कमेंट में जो भी क्वेश्चन किए गए उनके भी आंसर आपको बताता रहूँगा। और धीरे धीरे मेरी ये सेवा जारी रहेगी। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें, और अभ्यास बहुत ही करना पड़ेगा, जब ही जाके आएगा। कम से कम आपको 4 से 5 घंटे का अभ्यास रोज करना है, तब जाके आप इन बोलों को बजाने में महारथी बन पाएंगे। नहीं तो ये थोड़े थोड़े अभ्यास करने से कुछ भी नहीं होता। आप ये समझ लीजिए, जितना भी आप लिखेंगे उतनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी। वैसे ही जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप तबला बजाएंगे। और बोल तो बोल आप जान ही जाएंगे, लेकिन उसको फीलिंग के साथ बजाना है। तो वो फीलिंग आपकी अपनी होती है, उसको बजाते रहिए, गानों को सुनिए और धीरे धीरे प्रयास करते रहिए। करते करते एक दिन बहुत अच्छा बजने लगता है। धन्यवाद।